Assalamu alaikum class. Can you hear me well? Please kindly respond through the chat box because there was an error and the meeting was not connecting. Okay. Okay. So yes. So there was a little issue with the internet and it was not connecting with the meeting earlier. So let's start the lecture. Today the topic of the lecture is chlamydia. And as you know, we're still continuing with the gram-negative bacteria. And this is not a very lengthy lecture, so I hope we will be able to cover the lecture in within the allotted time. So earlier हमने थोड़ा सा रिवाइज किया था कि कुछ बैक्टीरिया हमने ऐसे पढ़े थे जो हमने जब हम जनरल बैक्टीरियोलॉजी पढ़ रहे थे तो ग्राम स्टेनिंग से हमने कुछ एक्सेप्शंस पढ़ी थी, ठीक है, कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ग्राम स्टेनिंग को रिस्पॉन्ड नहीं करते और उसके लिए डिफरेंट रीजंस थे। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो इंट्रासेलुलर हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका साइज बहुत स्मॉल है, कुछ ऐसे हैं जिनकी सेल वॉल कॉम्पोजिशन बहुत डिफरेंट होती है जिसकी वजह से वो ग्राम स्टेनिंग को रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो क्लेमिडिया भी उन्हीं बैक्टीरिया में से हैं बेसिकली जो टिपिकल वे में स्टेन नहीं किए जा सकते एंड दे आर बेसिकली ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया जो कि सेल के अंदर सरवाइव कर सकते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि इनकी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स में जो चीज़ें आती हैं वो बेसिकली ये खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते अनलेस ये अपने होस्ट सेल की मशीनरी को यूटिलाइज करें, ठीक है। सो दीज आर एजेंट्स ऑफ कॉमनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है। तो इस लिहाज से आपको क्लेमिडिया और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने कल पढ़ना है ट्रेपोनेमा, और पहले हमने जो ग्राम नेगेटिव कोकाए में पढ़े थे गोनोकोकाए, इन बैक्टीरिया को आपने याद रखना है रिगार्डिंग द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है। तो समटाइम्स आपसे सिर्फ ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसटीआईज कौन कौन से बैक्टीरिया कॉज करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सो ये कॉज करते हैं यूरिथ्राइटिस और सर्विसाइटिस, ठीक है। इसके अलावा दूसरे इन्फेक्शंस जो हैं वो निमोनिया, सिटोकोसिस, ट्रैकोमा, लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरियम, ये इनके इन्फेक्शंस के नाम हैं। अब ये कैसे प्रेजेंट करते हैं ये हम आगे फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो क्लेमिडिया ट्रैकोमेटिस जो है, जो क्लेमिडिया जो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है इनमें सबसे ज़्यादा कॉमनली इनके इन्फेक्शंस देखे जाते हैं। क्लेमिडिया ट्रैकोमेटिस ये क्या कॉज करते हैं? ये आई में डिजीजेस कॉज करते हैं जिनमें से एक कंजक्टिवाइटिस है, ठीक है, विच इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टाइवा, और दूसरा है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा जो है बेसिकली ये एक ऐसी कंडीशन है जो ब्लाइंडनेस की वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी कॉज है, ठीक है, और इसका पॉजिटिव एजेंट है क्लेमिडिया ट्रैकोमेटिस। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये निमोनिया कॉज करते हैं, जेनिटल ट्रैक्ट में यूरिथ्राइटिस, लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरियम और क्लेमिडिया निमोनी जो इनकी दूसरी एक और टाइप है जिनको पहले कहा जाता था TWAR स्ट्रेन, ट्वार स्ट्रेन, ठीक है, क्योंकि ये ताइवान के कुछ इलाकों में सबसे पहले आइडेंटिफाई हुई थी। तो ये कॉज करते हैं एटिपिकल निमोनिया। अच्छा अब इनको क्लासिफाई कैसे करते हैं? क्लेमिडोफिला, इट इंक्लूड्स द क्लेमिडिया निमोनी एंड क्लेमिडिया सिटाकी, ठीक है। ये थोड़े से मुश्किल नाम है, इनको आपको इस लिहाज से प्रोनाउंस करना भी आना चाहिए और वैसे भी याद रखना है। मोलेकुलर डिफरेंसेस विद क्लेमिडिया ट्रैकोमेटिस, बेसिकली ये वो रीजन है जिसकी बेस पे हम क्लेमिडिया ग्रुप के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उनको क्लासिफाई करते हैं। यानी कि जैसे हमने माइकोबैक्टीरिया में पढ़ा था कि एक प्रोटोटाइप बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और उसके साथ कंपैरिजन पे हम डिसाइड करते हैं कि कोई एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम है या टिपिकल माइकोबैक्टीरियम है। इसी तरह क्लेमिडिया में भी हमारे पास जो प्रोटोटाइप है इस ग्रुप में वो क्लेमिडिया ट्रैकोमेटिस है, और इसके साथ जो मॉलिक्यूलर डिफरेंसेस हैं उनकी बेसिस पे हम बाकी सबको क्लासिफाई करते हैं। टेक्सोनॉमिकली क्लेमिडोफिला निमोनी, क्लेमिडोफिला सिटाकी, ठीक है, ये दो नाम है। मेडिकल पर्सपेक्टिव में क्या है कि देर स्टिल नोन एज क्लेमिडिया निमोनी एंड क्लेमिडिया सिटाकी, ठीक है। तो क्लेमिडोफिला जो है बेसिकली ये एक नया ग्रुप है जिसमें हमने क्लेमिडिया ट्रैकोमेटिस से बाकी दोनों टाइप्स जो डिफरेंट
डिफरेंशिएट करती हैं, या आप जैसे ये कह लें जैसे एटिपिकल हैं एज कंपेयर टू क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस, तो हमने उनको एक ग्रुप में रिसेंटली क्लासिफाई कर दिया है जिसको कहते हैं क्लेमिडोफिला, ठीक है। और अलग अलग भी इनको कहीं पे इनके नाम इस्तेमाल किए जाते हैं, और कलेक्टिवली इन दोनों को कहते हैं हम क्लेमिडोफिला ग्रुप। Chlamydia are basically energy parasites. They lack the ability to produce sufficient energy to grow independently, ठीक है। ये अभी हम यही बात कर रहे थे कि इनको separately इनको obligate intracellular parasites हम क्यों कहते हैं, because they do not have the ability to produce their own energy requirements to grow independently, and hence they need the host cell machinery to fulfill their own metabolic requirements and to generate energy to grow and reproduce. Unable to synthesize their own ATP or regenerate NAD by oxidation, with these high energy molecules supplied exogenously, chlamydia produce carbon dioxide from compounds such as glucose, pyruvate, and glutamate, and carry out the usual bacterial metabolic processes. इसके अलावा और क्या डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं, इनकी सेल वॉल दूसरे बैक्टीरिया से काफी हद तक डिफरेंट होती है। रिजिड सेल वॉल है, इनकी सेल वॉल में 2 लिपिड बाइलेयर्स हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरह, लेकिन जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है वो एब्सेंट है। इंस्टेड it contains cysteine rich proteins that are likely the functional equivalent of peptidoglycan. This unique cell wall structure allows for intracellular division and extracellular survival. ठीक है, तो सेल के अंदर डिवाइड करने के लिए और सेल के बाहर सरवाइव करने के लिए इनकी ये जो टिपिकल किस्म की एटिपिकल किस्म की जो सेल वॉल है वो यूजफुल होती है। Chlamydia trachomatis is further divided into 15 serovirus. Different serovirus cause different diseases. For example, trachoma जो मैंने आपको बताई थी डिजीज, ये इसके स्ट्रेन A, B और C करते हैं। यूरोजेनिटल या STDs D, E, F, G, H, I, J, K, ठीक है। और lymphogranuloма venereum में L1, L2, L3. So this can be sometimes asked in MCQs, और एक शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन का भी कोई एक कंपोनेंट बन सकता है जिसमें आपको कहा जाए कि क्लेमिडिया के डिफरेंट स्ट्रेन्स के बारे में बताएं, या ये बताएं कि कौन सी डिजीज कौन सा स्ट्रेन करता है, ठीक है। टैबुलेट करने के लिए भी कह सकते हैं। ओके, सो कमिंग टुवर्ड्स ट्रैकोमा। ट्रैकोमा क्या चीज है? इट इज द लार्जेस्ट सिंगल कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। सो इट इज एन आई कंडीशन which is the largest cause of blindness known in the world, and it is also preventable, ठीक है। So 500 million cases are identified worldwide, 5.9 million become blind, and primarily this disease occurs in developing countries, ठीक है, जिसमें कि हमारा मुल्क भी इंक्लूडेड है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज, अफ्रीका की भी हो सकती हैं, काफी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। Caused by serovirus A, B and C, clinical manifestations क्या है? There is chronic follicular keratoconjunctivitis. Keratoconjunctivitis क्या होता है? It is inflammation which involves the cornea and conjunctiva, ठीक है, with conjunctival scarring and pannus formation. So ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आपको follicular कंजक्टिवाइटिस नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो आपको छोटे छोटे से ब्लब्स नजर आ रहे हैं कंजक्टिवा में, ये फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा कंजक्टिवल स्कारिंग हो जाती है और पैनस फॉर्मेशन हो जाती है, which leads to blindness eventually. Chlamydia trachomatis infects only humans and it is transmitted by close personal contact. So it can either be transmitted sexually or by passage to the birth canal, ठीक है। In trachoma, Chlamydia trachomatis is transmitted by finger to eye or fomite to eye contact. So Chlamydia trachomatis की generalized transmission आपको बताई है कि close personal contact के through either sexually or passage to the birth canal, और specifically इस disease में trachoma में ये जो eye infection है, it can be transmitted from finger to eye or fomite to eye. Fomite जैसे कि आपको पता है, these are the non-living causes that transmit a disease. So इसमें towels वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। Pathogenesis, so it causes inflammation of the eye and the eyelids they turn inwards.
so that the eyelashes rub against the cornea, causing scar tissue to form and leading to irreversible blindness. तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, इसमें आईलिड्स जो है जब वो इनवर्ट टर्न हो जाएंगी तो आईलैशेस डैमेज करेंगी कंजक्टाइवा को भी और कॉर्निया को भी. ठीक है. अब आपको ये आइडिया होगा अभी तक क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में एनाटमी पढ़ के आए हैं, तो जो कॉर्निया है एज सच उसकी अपनी ब्लड सप्लाई नहीं होती. अगर कॉर्निया के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए और उस इन्फ्लेमेशन में एंजियोजेनेसिस भी हो जाए तो उस एरिया में क्या होगा, वहां पे स्कार टिश्यू भी बनेगा और वो स्कार टिश्यू जो है वो ब्लाइंडनेस का कॉज बन जाएगा. सो इट इज द फर्स्ट इन्फेक्शन इन चाइल्डहुड. सब्सिक्वेंटली परसिस्टेंट इन्फेक्शन और मेनी री इन्फेक्शंस कैन अकर. फाइनल स्टेजेस 15 to 20 years later. सो जो फाइनल स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन है वो फाइनल स्टेजेस ऑफ द डिजीज है वो 15 to 20 years लेटर भी अकर कर सकती हैं. सेंसिटिविटी टू द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉजेज मोस्ट ऑफ द पैथोजेनेसिस. इसके ट्रीटमेंट में क्या है, हमारे पास ऑप्शंस क्या है, एजिथ्रोमाइसिन है. ठीक है, लेकिन एक बंदे को ट्रीट करने से फर्क नहीं पड़ेगा, आपको उस पूरी पॉपुलेशन को ट्रीट करना पड़ेगा जहां से इसके केसेस आइडेंटिफाई हो रहे हैं. टॉपिकल डॉक्सीसाइक्लिन या पेशेंट को देंगे. आपने जनरलाइज सैनिटेशन की कंडीशंस को इम्प्रूव करवाना है और समटाइम्स ऐसे हो सकता है कि कंडीशन इतनी खराब हो कि आपको पेशेंट के लिए सर्जिकल इंटरवेंशन भी करनी पड़े. नेक्स्ट इज लिम्फोग्रैन्युलोमा वेनेरियम. Lymphogranuloma venereum is a long-term chronic infection of the lymphatic system caused by Chlamydia trachomatis. इसके सीरोवर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, L1, L2 and L3. ये आपने याद रखना है इसमें से कि कौन कौन से सीरोवर्स इन्वॉल्व होते हैं लिम्फोग्रैन्युलोमा वेनेरियम के लिए. सो इट स्प्रेड्स बाय सेक्सुअल कांटेक्ट. ठीक है, और इट इज मोस्ट कॉमन इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका देन इन नॉर्थ अमेरिका. इट इज मोर कॉमन इन मेन and the main risk factor is being HIV positive. So the symptoms they include small painless sore on the genitals. इसके अलावा painful bowel movements, tenesmus, drainage through the skin from the lymph nodes in the groin. ठीक है, ये इस डिजीज के फीचर्स हैं. Infections in the infants, they required from direct contact with the infected cervical secretions of the mother at delivery. एंड इसके अलावा इसमें बच्चों में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस हो सकता है. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस इन द यूएस. 2 से 6% बेबीज में ये इन्फेक्शन होती है जिसको इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस कहते हैं. एक्यूट म्यूकोप्यूरुलेंट आई डिस्चार्ज इसमें ऑब्जर्व होगा और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम सिस्टेमिक थेरेपी देंगे एरिथ्रोमाइसिन के साथ. इसके अलावा निमोनिया हो सकता है. 33 to 50% ऑफ ऑल केसेस ऑफ इंटरस्टिशियल निमोनिया. एंड इन बच्चों में फिर क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, फेलियर टू थ्राइव. मतलब ये कि हेल्थ कंडीशंस इतनी पुअर होंगी उनकी कि वो जो है उनकी ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है. और उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अंडरवेट और अंडर नरिश्ड रह जाते हैं और बेसिकली जो है वो उनका सर्वाइवल या नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है. ठीक है, दे मे नॉट सर्वाइव. अच्छा, इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस की बात हम कर रहे थे तो उसमें ये आप देखें इस पिक्चर में, यहाँ पे आपको इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था कि छोटी छोटी सी इंक्लूजन्स बनी हुई आपको नजर आ रही होंगी. ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि ये किस तरह से डिजीज प्रेजेंट करती है. अच्छा बच्चों, अब आपको अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो साथ साथ भी पूछ सकते हैं. अदरवाइज मैं आपको फिर लेक्चर के एंड पे थोड़ा सा टाइम दे दूंगी, उसमें आप जो क्वेश्चन आपसे पूछने हैं वो पूछ सकते हैं. सो इट इज लीडिंग टू द जेनिटल इन्फेक्शंस. ओके, नेक्स्ट इज जेनिटल इन्फेक्शंस. टाइप्स कौन कौन सी इसमें इन्वॉल्व है, D to K स्ट्रेन, सीरोवर्स इन्वॉल्व है. जी, किसी ने क्वेश्चन पूछना है? ओके है, ओके. दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट चैप्टर, आई डोंट थिंक सो. ये इजी चैप्टर है. इसमें जो है ना इसमें से क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिया जाता है, लेकिन एज सच इसमें से याद करने के लिए आपके लिए कोई मुश्किल चीजें नहीं है. जो मुश्किल वाले चैप्टर था वो मैंने आपको साथ साथ बता दिया था कि इसको आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. Okay, how is it preventable? We will discuss in the end. So strains D to K, they cause genital
genital tract infections which are occasionally transmitted to the eyes or the respiratory tract. In males it is a common cause of non-gonococcal urethritis. ठीक है, अब ये आपने याद रखना है, यूरिथ्राइटिस जो हमने लास्ट पढ़ा था वो हमने गोनोकोकाई में पढ़ा था, नाइजीरिया गोनोरी में, ठीक है। और उस वक्त और जो लास्ट लेक्चर है हमने जिसमें माइकोप्लाज्मा पढ़ा था उसमें हमने आपको ये भी बताया था कि जो वो है सॉरी जो यूरिथ्राइटिस है उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिनमें से गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस है, नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस है, ठीक है, फिर नॉन गोनोकोकल नॉन क्लेमिडियल यूरिथ्राइटिस है। तो इनके कॉजेज जो हैं, एक एक दो दो बैक्टीरिया जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो आपने याद रखने होते हैं, ठीक है। सो नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस जो है इसका एक कॉज है क्लेमिडिया, ऑफन एब्रीविएटेड एज NGU। ये समटाइम्स आपको MCQs में पूछ लेते हैं कि NGU में कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ NGU और नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ यूरिथ्रल डिस्चार्ज। दिस इन्फेक्शन may progress to epididymitis, prostatitis or proctitis. In women, cervicitis develops and may progress to salpingitis and pelvic inflammatory disease. सो ये फीमेल्स आपके पास कैसे प्रेजेंट करेंगी, ये बेसिकली इनफर्टिलिटी के केसेस होंगे, ठीक है, जिनमें रिपीटेडली पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती होगी, ठीक है। इसी तरह से उसमें जो है इन्फ्लेमेशन के बाद स्कारिंग हो जाएगी ऑफ द fallopian ट्यूब्स, और रिपीटेड एपिसोड जो हैं ओके दे कैन लीड टू इनफर्टिलिटी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ द स्कारिंग। नेक्स्ट इज chlamydia pneumoniae. So the spread is person to person in the form of respiratory droplets, okay, and it causes a community acquired pneumonia. There is no animal reservoir known and may be common infection among children 5 to 14 years old. 10% of all pneumonia cases that are identified, they comprise of the causative agent chlamydia pneumoniae. 5% of bronchitis is caused by chlamydia pneumoniae and 50% antibody prevalence in adults, okay, yani it is a common disease. Chlamydia psittaci, it infects the birds, for example parrots, pigeons and poultry and many mammals. So 100 to 200 cases are reported every year in the US. Generally it is associated with contact with an infected bird, ठीक है, ये आपने देखें एक साइड पे मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है, so here you can see a parrot, ठीक है। so ये parrot से spread करती है। How? Inhalation of the respiratory secretions, dried droppings of the infected animals, ठीक है। सो ये बेसिकली इनहेलेशन से स्प्रेड करती है। इन्हीं बर्ड्स के, अगर ये बर्ड्स इन्फेक्टेड होंगे तो इनकी जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस या ड्रॉपिंग्स हैं उनको जो है जब हम इनहेल करते हैं तो उनसे हमें ये डिजीज हो सकती है। ऑर्गेनिज्म सिक्रेटेड इन लार्ज नंबर्स, ओके। Ritter syndrome. It is an autoimmune disease caused by antibody formation against Chlamydia trachomatis, cross-reacting with antigens on the cells of urethra, joint and uveal tract. ठीक है। सो Ritter syndrome का नाम आपने याद रखना है, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली ऑटोइम्यून डिजीज है जो कि क्लेमिडिया ट्रैकोमेटिस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनती हैं, ये एंटीबॉडीज क्रॉस रिएक्ट कर जाती हैं यूरिथ्रा, जॉइंट्स और यूवियल ट्रैक्ट के जो एंटीजेंस हैं उनके साथ, ठीक है। और इन एरियाज की इन्फ्लेमेशन के तौर पे ये जाहिर होती हैं, यानी कि यूरिथ्राइटिस, आर्थराइटिस और यूवियाइटिस, ठीक है। ये तीन कंपोनेंट्स हैं। ये पिक्चर इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपने याद रखना है, दिस इज अ ट्राइड, ठीक है। इस ट्राइड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? Ritter syndrome, a type of reactive arthritis that happens as a reaction to bacterial infection in the body. So it is specifically not related to this bacteria but to some bacterial infection in the body, जिनमें से क्लेमिडिया भी एक बैक्टीरिया है। सो कंपोनेंट्स क्या क्या है? यूरिथ्राइटिस, कंजक्टिवाइटिस और आर्थराइटिस। ये तीन कंपोनेंट्स आपने याद रखने हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल ऑफ क्लेमिडिया। अब इसमें से जो क्वेश्चन क्लेमिडिया के चैप्टर में से अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो लाइफ साइकिल है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। लाइफ साइकिल आपसे ड्रॉ करने के लिए भी कह सकते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए भी कह सकते हैं, समटाइम्स वाइवा में भी पूछ सकते हैं। तो इसका लाइफ साइकिल आपने बहुत अच्छा याद करना है, ठीक है। सो इट इज अ बाइफेजिक लाइफ साइकिल, दो फेजेस हैं इसके। इट ऑल्टरनेट्स बिटवीन नॉन रिप्लिकेटिंग infectious elementary body and
रेप्लिकेटिंग, नॉन इन्फेक्शियस, रेटिकुलेट बॉडी। ठीक है, अब इसको मैंने स्लो इसलिए पढ़ा है इतना कि आपको ये दोनों कंपोनेंट्स याद करने हैं। जो रेप्लिकेटेड है, जो रेप्लिकेटिंग है उसका नाम है रेटिक्यूलेट बॉडी। रेप्लिकेटिंग, आर से रेप्लिकेटिंग एंड आर से रेटिक्यूलेट। ठीक है, ये इस तरह से याद रखिएगा। कौन सी इन दोनों में से रेप्लिकेट करिए? रेटिक्यूलेट। ठीक है, और वो नॉन इन्फेक्शियस है। ठीक है, और जो नॉन रेप्लिकेटिंग है वो इन्फेक्शियस है और उसका नाम एलिमेंट्री बॉडी है। मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, इन्फेक्शियस एंड रेप्लिकेटिव फॉर्म्स। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इसके लाइफ साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस हैं। सो स्टेज 1 इज अटैचमेंट ऑफ द एलिमेंट्री बॉडी। एलिमेंट्री कौन सी थी? इन्फेक्शियस, और इसने रिप्लिकेट नहीं करना। इन्फेक्शियस फॉर्म है, डिस्पर्सल फॉर्म है पैथोजन की। इट इज फाउंड इन सिक्रीशंस। इट इज मेटाबॉलिकली इनर्ट। ठीक है, इट विल नॉट replicate, relatively resistant to the environments, and usual target cells इसके क्या हैं? columnar epithelium of the mucous membranes, and it is not normally phagocytic. Second stage कौन सी है? The entry of the elementary body. So first में क्या था? Attachment, कहाँ पे? columnar epithelium of mucous membranes. Second stage में entry है elementary body की, क्लिमिडिया स्पेसिफिक रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसिटोसिस। ये याद रखिएगा। ठीक है, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं, उनके जरिए से एंडोसिटोसिस हो रही है। देन दे एंटर द सेल विद इन अ फेगोसोम। ऑल डेवलपमेंट अकर्स हियर अंटिल द रप्चर। दिस इज कॉल्ड इंक्लूजन। व्हेन इट इज विजिबल इट इज कॉल्ड इंक्लूजन। ठीक है, सो एलिमेंट्री बॉडी एंटर हो गई है एंडोसिटोसिस के जरिए और अब ये इंक्लूजन की फॉर्म में है। Stage 3, elementary body changes morphologically to reticulate body. Elementary body से अब इसने convert होना है reticulate body में। ये कितना टाइम लेती है? जब एंडोसिटोसिस हो गई, सेल ने इसको इंजेस्ट कर लिया, उसके 8 आवर्स के बाद। Reticulate body is more permeable, it is metabolically active, it is going to replicate, but it will not be infectious at this stage. Now comes the stage 4, replication. Reticulate body divides by binary fission for 20 to 24 hours. Binary fission का आपको आइडिया है, एक सेल से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4, 4 से फिर 8, ठीक है, 8 से 16 और एंड सो ऑन। ठीक है, डबलिंग हो रही है सेल्स की। तो रेटिकुलेट बॉडी डिवाइड्स बाय बाइनरी फिशन फॉर 20 to 24 hours. As a result, a large number of reticulate bodies will be formed. Daughter reticulate bodies will be formed, and this incubation period of about 7 to 21 days in the host. Okay. So coming towards the stage 5 now. Reticulate bodies, they change back to elementary bodies. ठीक है, अब रेटिकुलेट बॉडीज जब रेप्लिकेट हो गई, ठीक है, उन्होंने अपना जो नंबर पूरा करना था वो पूरा कर लिया, और अब क्या होगा? अब ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाएंगी एलिमेंट्री बॉडीज में। सो दे विल डिक्रीज इन साइज, their DNA will be condensed, the cell wall becomes more resistant, mature inclusions can contain hundreds of organisms, and finally to the stage 6, the release of infectious elementary bodies, both cell and inclusion they lies. ठीक है, सो बेसिकली क्या हो रहा है कि रेटिकुलेट बॉडी ने इस हद तक रेप्लिकेट करना है कि जो सेल जिसके अंदर वो एंटर हुई है उस सेल की कैपेसिटी एक्सीड कर जाए। ठीक है, मतलब सेल की भी एक कैपेसिटी है जिसके अंदर वो एकोमोडेट कर सकता है कि जो रेटिकुलेट बॉडीज हैं वो मल्टीप्लाई करते जाएं करते जाएं। ठीक है, सो व्हेन इट रीचेस द पॉइंट कि सेल की अपनी कैपेसिटी एक्सीड होने लग जाती है, देन दे आर गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड into the elementary bodies again, the cell will rupture and they will released into the environment. अब यहाँ पे एक दफा फिर से हम रिवाइज करते हैं, जो एलिमेंट्री बॉडी है वो इन्फेक्शियस फॉर्म है लेकिन वो रेप्लिकेट नहीं करती। जब वो सेल के अंदर एंटर होती है तो वो एलिमेंट्री बॉडी की फॉर्म में होती है, और किस चीज के जरिए एंटर होती है? रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसिटोसिस, जो स्पेसिफिक है क्लिमिडिया के लिए। ठीक है, सेल के अंदर एंटर हो जाती है इंक्लूजन के अंदर। इस इंक्लूजन के अंदर एलिमेंट्री बॉडी से रेटिकुलेट बॉडी में कन्वर्ट होती है। रेटिकुलेट बॉडी नॉन इन्फेक्शियस फॉर्म है लेकिन रेप्लिकेट कर सकती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है। वो बाइनरी फिजन के जरिए से डिवाइड करते जाते हैं until the capacity of the cell is exceeded.
then it will be reconverted into elementary body as the cell ruptures and releases it into the environment, and elementary body is again the infectious form. तो ये हम एक साइकिल की फॉर्म में इसको ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड द डेवलपमेंटल साइकिल ऑफ क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस. और ये अक्सर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपको ड्रॉ करने के लिए भी दे सकते हैं हम. और अगर चूंकि जैसे आपका ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है तो उसमें यूजुअली हम ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन नहीं देते, बट डेफिनेटली आई कैन आस्क यू अ क्वेश्चन कि आप इसकी सारी स्टेजेस लिखें. ठीक है, so we can have a question like write a note on developmental cycle of Chlamydia trachomatis. So even though you are not able to draw the diagram, still you can write all the steps. ठीक है, आप उसके बारे में डिटेल लिख सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं एलिमेंट्री बॉडी. ठीक है, ये अटैच हुई है. ठीक है, इन द रेड यू कैन सी. देन यहाँ पे सेल के साथ अटैच होके अब ये एंडोसाइटोसिस हो रहा है. एपिथेलियल सेल है, यहाँ पे इंक्लूजन्स बन रहे हैं. एक इंक्लूजन के अंदर बहुत सारी ये रेटिकुलेट बॉडी में कन्वर्ट हो गई है, अब ये मल्टीप्लाई कर रही है. ठीक है, बाइनरी फिशन के जरिए से ये आप देख सकते हैं. रेटिकुलेट बॉडी व्हाइट में दिखाई हुई है और एलिमेंट्री बॉडी रेड में दिखाई हुई है. ठीक है, सो ये वाला जो इंक्लूजन है इसमें कुछ मिक्स पिक्चर है. कुछ इसके अंदर एलिमेंट्री बॉडी है, कुछ इसके अंदर रेटिकुलेट में कन्वर्ट हो चुकी हुई है, यहाँ पे ज्यादा कन्वर्ट हो चुकी हुई है. ठीक है, यहाँ पे बाइनरी फिशन से ये डिवाइड हो रहे हैं. और उसके बाद ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि relatively large number of reticulate bodies have been produced. और इसमें even more, यहाँ तक कि सेल की कैपेसिटी एक्सीड हो गई है. सेल इज गोइंग टू रप्चर, लेकिन उसके रप्चर होने से पहले पहले ये दोबारा से रिकन्वर्ट हो गई है. तो ये स्टेप्स इतनी दफा रिवाइज करवाने का, ये रिपीट करने का मकसद ये है कि ये सारे स्टेप्स आपको कोशिश करें तो अभी भी याद हो सकते हैं. मुझे नहीं लगता कि आपको इसको सेपरेटली अलग से अब याद करना पड़ेगा. सिंपल सा लाइफ साइकिल है और उसके ये सिर्फ 2 ही फेजेस हैं, जिसमें से एक एलिमेंट्री बॉडी का है और एक रेटिकुलेट बॉडी का है. एंड आई होप कि बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप सबको ये लाइफ साइकिल अच्छी तरह याद हो चुका होगा, और अगर खुद चाहें तो वो ड्रॉ भी कर सकते हैं. ओके, सो लैब डायग्नोसिस कैसे करते हैं इसका? एक्सिडेट्स फ्रॉम द आईज, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और जेनिटल ट्रैक्ट, ये सैंपल्स हैं जी. ओके, सो मेरा ख्याल है कि आप में से कुछ बच्चों ने तो इसको थोड़ा सा याद कर भी लिया. दैट्स रियली गुड. ओके, सो कमिंग टूवर्ड्स लैब डायग्नोसिस, हमने देखा सैंपल्स क्या क्या हो सकते हैं इसमें. एक्सिडेट्स फ्रॉम द आईज, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और जेनिटल ट्रैक्ट. अब साइटोलॉजिकल डायग्नोसिस कैसे होगी? राइमसा स्टेनिंग है, आयोडीन या पेप्निक्लो स्टेन्स. ठीक है, इनसे हम डिटेक्ट क्या कर सकते हैं? क्लेमिडियल इंक्लूजन्स इन द एपिथेलियल सेल्स. सो क्लेमिडिया आर अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया आप कह सकते हैं, या पैथोजन कह सकते हैं, जो बेसिकली जहाँ पे ये डिजीज कॉज कर रहे होंगे या जिस एरिया में ये एंटर हो जाएंगे वहाँ पे ये इंक्लूजन्स के जरिए से आइडेंटिफाई होंगे. ठीक है, तो उस टिश्यू को या उस सैंपल को जब आप स्टेन करेंगे तो वहाँ पे आपको क्लेमिडियल इंक्लूजन्स नजर आएंगे एपिथेलियल सेल्स में. ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये है वो इंक्लूजन्स. ठीक है, कैन यू अप्रिशिएट सेल्स के अंदर यहाँ पे नजर आ रहे हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज आइसोलेशन इन द सेल कल्चर. गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है ये आइडेंटिफिकेशन के लिए क्लेमिडिया की, लेकिन स्लो है, एक्सपेंसिव है, इसलिए इस हद तक प्रैक्टिकल नहीं है. रिजल्ट्स डिपेंड अपॉन द करेक्ट मेथड ऑफ कलेक्शन, transport and storage. Commonly used cell lines are McCoy or HeLa cells. Incubation is for 40 to 72 hours. Cell cultures are treated with chlorheximide, which inhibits the host cell but not chlamydial protein synthesis, thereby enhancing the chlamydial replication. So हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी हमने सैंपल लिया है सेल कल्चर के लिए, उसको सेल कल्चर्स को हम पहले ट्रीट करते हैं साइक्लोहेक्सिमाइड से. और साइक्लोहेक्सिमाइड का क्या पर्पस है कि ये जो होस्ट सेल है उसकी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, लेकिन क्लेमिडिया की प्रोटीन सिंथेसिस पे इफेक्ट नहीं करेगा. तो इस लिहाज से क्लेमिडिया जो है उसकी रेप्लिकेशन एनहांस हो जाएगी. क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस इंक्लूजन्स कंटेन ग्लाइकोजन, ये भी एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट हो सकता है. लैब डायग्नोसिस, एंटीजन डिटेक्शन एंड न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन. देन डीएफए स्टेनिंग. डीएफए क्या है? डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग कर सकते हैं, एलाइजा कर सकते हैं. डिटेक्शन ऑफ क्लेमिडियल राइबोसोमल आरएनए बाय हाइब्रिडाइजेशन विद डीएनए प्रोब. सो ये वो सारे टेस्ट हैं जिनका नाम आपकी बुक में लिखा हुआ है. जब आपसे लैब डायग्नोसिस पूछा जाए तो आपको ये पूरा आंसर करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सैंपल टिल द वेरी एंड. यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन टेक्निक्स, पीसीआर,
और सिरोलॉजी में कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट और माइक्रो इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट। ठीक है, इन टेस्ट की हम डिटेल पहले पढ़ चुके हुए हैं। जब हम इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे तो हम इनमें से सारे जो टेस्ट हैं एंटीजन एंटीबॉडी वाले सिरोलॉजी के टेस्ट में, उन सबको हम दोबारा से रिवाइज भी करेंगे। ट्रीटमेंट, no drug resistant chlamydia trachomatis is known, and azithromycin can be used for treatment. It is effective against chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae both. तो ये यूरिथ्राइटिस वाले पेशेंट्स में तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि दोनों को ट्रीट कर रहा है. It is well tolerated. Tetracycline, especially doxycycline, can be given. Erythromycin for pregnant women and children. So no vaccine against chlamydial disease has been made till now. Chlamydia trachomatis sexually transmitted diseases हैं और इनकी ट्रांसमिशन को लिमिट करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको जब भी कोई पेशेंट इनकी किसी भी कंडीशन के साथ प्रेजेंट करेगा या आप लैब डायग्नोसिस से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्लेमिडिया ट्रैकोमेटिस इन्वॉल्व है, तो आपने हमेशा दोनों पार्टनर्स को ट्रीट करना है. ठीक है, और इवन अगर दूसरे पार्टनर में या दूसरे, जैसे फर्ज करें कि हस्बैंड ने प्रेजेंट किया है इन्फेक्शन के साथ, तो आपको साथ वाइफ को भी ट्रीट करना है, और अगर वाइफ ने प्रेजेंट किया है तो आपने हस्बैंड को भी ट्रीट करना है, ऑल्दो जो दूसरा पार्टनर है वो सिम्टोमेटिक हो या ना हो. ठीक है, बेसिकली इसमें यहीं पे आपकी कन्विंसिंग एबिलिटीज या कन्विंसिंग स्किल्स आती हैं, क्योंकि जो बंदा सिम्टोमेटिक नहीं होगा मोस्ट ऑफ द टाइम वो रेजिस्ट करेगा कि मैंने ट्रीट नहीं करवाना डॉक्टर साहब, मुझे तो कुछ नहीं है. ठीक है, मैं किस लिए इलाज करवाऊं या मैं किस लिए दवाई खाऊं. ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने डेफिनेटली उनको इस बात पे कायल करना है कि ये एक ऐसी कंडीशन है जो आप में से एक से दूसरे को लग सकती है. समटाइम्स उसके अंदर कोई ऐसा भी हो जाता है कि कोई सिम्टम जाहिर नहीं हो रहे होते, कोई फीचर्स नहीं हो रहे होते. ठीक है, जाहिर नहीं हो रहे होते, लेकिन ट्रीटमेंट फिर भी जरूरी है. ओके, नेक्स्ट इज सिटाकोसिस. Psittacosis in humans is controlled by restricting the import of psittacine birds, destroying the sick birds. ठीक है, मतलब ये कि जो ये वाली जो birds हैं इनकी import को हम restrict कर सकते हैं, जो sick birds हैं उनको हम destroy कर सकते हैं. ठीक है, फिर हम इनकी जो बर्ड फीड है उसमें ड्रग्स जो टेट्रासाइक्लिन वगैरह है वो ऐड कर सकते हैं. Domestic flocks of turkeys and ducks are tested for the presence of Chlamydia psittacosis. So that's all about the chlamydia. ठीक है, और आज के लेक्चर में से अगर आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं. अदरवाइज हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, हम फिर उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारे टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाए. अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप अभी पूछ सकते हैं क्लेमिडिया के बारे में. जी, so with this lecture I think we are done with the gram negative bacteria. सिर्फ इसमें से अब हमारा स्पाइरोकीट्स रह गया है जो कि हम कल पढ़ेंगे. ठीक है, और उसके बाद ये ग्राम नेगेटिव के हमारे सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे. और अगर आप चाहते हैं तो फिर मैं आपको टेस्ट का सिलेबस एक दफ़ा बता देती हूँ दोबारा से, और टेस्ट की डेट मैं आपको इंशाल्लाह कल कंफर्म कर दूंगी. हाँ जी, सो वी हैव चैप्टर नंबर 16, लिविंसन 15th एडिशन है आप सबके पास. ठीक है, और अगर किसी के पास 15th एडिशन नहीं है तो 14th एडिशन का पीडीएफ मैंने शेयर किया था, अगर आप लोग चाहें तो मैं उसको दोबारा भी शेयर कर सकती हूँ. यस 15 है. ओके, तो सबके पास 15th एडिशन है. ठीक है, तो 15th एडिशन में से आपने लिविंसन में से चैप्टर नंबर 16 प्रिपेयर करना है टेस्ट के लिए. फिर चैप्टर 17 नहीं करना, वो ग्राम पॉजिटिव में आप कर चुके हैं टेस्ट में. देन विल गो टू चैप्टर 18. ठीक है, चैप्टर 18 कौन सा है? ग्राम नेगेटिव रॉड्स रिलेटेड टू एंटेरिक ट्रैक्ट. फिर चैप्टर नंबर 19 टेस्ट में इंक्लूडेड है, ग्राम नेगेटिव रॉड्स रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. फिर चैप्टर नंबर 20 इंक्लूडेड है, ग्राम नेगेटिव रॉड्स रिलेटेड टू द एनिमल सोर्सेज जिसमें जूनोटिक डिजीजेज हैं. फिर चैप्टर नंबर 21 जिसमें माइकोबैक्टीरिया है. फिर चैप्टर नंबर 22 नहीं है, वो भी ग्राम पॉजिटिव में हो चुका है. नेक्स्ट इज द चैप्टर नंबर 23
mycoplasma, then chapter number 24 spirochetes, chapter number 25 chlamydia, chapter number 26 rickettsia. ठीक है, सबको क्लियर हो गया है कि टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं? इसमें से सिर्फ स्पाइरोकीट्स है जो हमने अभी नहीं पढ़ा, और उसका लेक्चर भी हम कल कंप्लीट कर लेंगे। और आपका टेस्ट जो मेरा ख्याल से आपका टेस्ट है 11 जुलाई को, ठीक है, बट स्टिल आई विल कंफर्म द डेट टुमारो, ठीक है, कि ये पोस्टपोन या प्रीपोन तो नहीं होता, ठीक है। जस्ट कीप इन माइंड कि इट्स ऑन 11 जुलाई एंड द फॉलोइंग चैप्टर्स आर इंक्लूडेड, ठीक है। अच्छा, टेस्ट से रिलेटेड अगर आपने कोई और चीज भी पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं तो सिंस वी हैव 15 मिनट्स, तो जी चैप्टर नंबर 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, यस, बहुत अच्छा देंगे इंशाल्लाह। चलिए, मुझे भी यही उम्मीद है बच्चों कि आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस एटलीस्ट मैंने लेक्चर्स वाइज तो अच्छा देखा है, सब बच्चे कोशिश करते हैं इंटरैक्ट करने की, दैट्स रियली गुड। चलिए ठीक है, फिर सिंस वी हैव 15 मिनट्स तो फिर हम माइक्रोप्लाज्मा को जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये पढ़ लिया हुआ है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ द टेस्ट तो आप समझें कि आपके ये वाले जो 2 चैप्टर्स हैं क्लेमिडिया और माइक्रोप्लाज्मा वाले, ये तो आज पूरे प्रिपेयर हो जाने चाहिए। ट्रैकोमा तो मैंने अभी आपको बताया है, हाउ इज इट प्रिवेंटेबल। Okay, so we will go to the mycoplasma then, or is there anything else to be discussed? जी बच्चों, आई थिंक ये स्लाइड्स आप लोगों को शेयर की जाती हैं, ये नहीं की जाती? चलिए ठीक है, फिर माइकोप्लाज्मा को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। माइकोप्लाज्मा में हमने क्या पढ़ा था कि दे आर स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दे कैन बी एज स्मॉल एज 0.3 मिलीमीटर इन डायमीटर, और इनका जो डिफरेंशिएटिंग फीचर है बेसिकली वो क्या है कि इनकी सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। सो जब सेल वॉल ही एब्सेंट होगी तो ऑब्वियसली ये जो रूटीन स्टेनिंग है, जैसे कि ग्राम स्टेनिंग है, उसको फॉलो नहीं करेंगे वो, ठीक है। तो इनको हम ग्राम स्टेनिंग से स्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें से ये चीजें सबसे पहले आपने याद रखनी है कि कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जिसको ग्राम स्टेनिंग से स्टेन नहीं किया जा सकता और उसका रीजन क्या है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो आस्क्ड इन एग्जाम कि कौन से बैक्टीरिया को क्यों स्टेन नहीं कर सकते। सो यहाँ पे जो रीजन है माइकोप्लाज्मा में, दैट इज द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। दे स्टेन पोरली विद ग्राम स्टेनिंग एंड एंटीबायोटिक्स दैट इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस, जो कि पेनिसिलिन और सेफ्लोस्पोरिन हैं, ये इसके अगेंस्ट हम यूज नहीं कर सकते। So their outer surface has a flexible cell membrane, ठीक है। सेल वॉल तो इनमें एब्सेंट है, तो फिर जो आउटर मोस्ट सरफेस है वो क्या है? इट इज बेसिकली द सेल मेम्ब्रेन। वो भी फ्लेक्सिबल होती है, hence these organisms can assume a variety of shapes. The only bacterial membrane that contains cholesterol, ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन में यूजुअली कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, अस्टीरोल विच इज यूजुअली फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो ये यूकैरियोट्स में तो प्रेजेंट होता है लेकिन बैक्टीरिया में नहीं होता। सो इट इज एन एक्सेप्शन इन हाउ मेनी वेज? अभी तक हमने जो जो पढ़ी है, नंबर 1 इट हैज नो सेल वॉल, नंबर 2 इट कैन नॉट बी स्टेन्ड विद द gram staining, number 3 the infections they cannot be treated with the usual drugs that are used for the treatment of the similar infections, तो जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं उनका कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है, और वो सेल मेम्ब्रेन भी कोलेस्ट्रॉल रिच है, जो कि अमूमन नहीं देखा जाता है बैक्टीरिया के केस में। सो माइकोप्लाज्मा की डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, एक तो आपको पता है माइकोप्लाज्मा निमोनिया कॉज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एसटीआईज भी कॉज करते हैं, ठीक है।
वो भी हमने पढ़ी थी। सो एटिपिकल निमोनिया की आउटब्रेक्स होती हैं इसमें। एटिपिकल निमोनिया क्या होता है? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि एटिपिकल निमोनिया वो होता है जो टिपिकल या निमोनिया की प्रोटोटाइप से डिफरेंट हो। वो कैसे? जो निमोनिया हम कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं लोगों में, उसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, या आप कह सकते हैं कि निमोनिया का जो प्रोटोटाइप है वो बेसिकली न्यूमोकोकाई या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, जिसकी डिजीज को हम एज प्रोटोटाइप लेते हैं। तो उसमें जो टिपिकल फीचर्स होते हैं, उसमें हाई ग्रेड फीवर होगा, उसमें चेस्ट पेन हो सकती है, उसमें स्प्यूटम के साथ कॉफ होगा, और ब्लड स्टेन भी हो सकता है, कॉफ स्प्यूटम सॉरी। और एक टिपिकल पिक्चर होती है जिसमें बहुत ज्यादा पेशेंट को वीकनेस, मैलेज, बॉडी एक्स और इस तरह की पिक्चर होती है, ठीक है। तो जो एटिपिकल निमोनिया है, और स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द माइकोप्लाज्मा डिजीज, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें उस तरह से हाई ग्रेड फीवर नहीं होगा, देयर मे बी लो फीवर, ठीक है, देयर मे बी अ ड्राई कफ, ठीक है, और इसको वॉकिंग निमोनिया भी समटाइम्स कहते हैं, और चेस्ट एक्सरे पे ऑब्वियसली इसमें आपको फाइंडिंग नजर आएगी, ठीक है। So next is transmission. It is a pathogen only for humans, transmitted by respiratory droplets. In the lungs, the organism is rod-shaped with a tapered tip that contains specific proteins that serve as the point of attachment to the respiratory epithelium. तो ये वाली पिक्चर जो हमने अभी देखी थी, इसमें आप देख सकते हैं कि ये टिपिकल स्ट्रक्चर नहीं है रॉड्स का, ठीक है। दिस इज नॉट अ टिपिकल स्ट्रक्चर, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इनकी लेंथ भी ज्यादा है, कहीं कहीं पे इनकी कुछ आपको ब्रांचेस भी नजर आ रही हैं, ये देखिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ यूनिक फीचर। सो पैथोजेनेसिस में दे डू नॉट इन्वेड द रेस्पिरेटरी म्यूकोजा, सेल के अंदर एंटर नहीं होते हैं, बट दे इनहिबिट द सिलरी मोशन। So they're going to attach to the respiratory epithelium, and they're going to inhibit the ciliary motion, and they're going to cause necrosis of that epithelium. और जो इनके जो virulence factors हैं उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, which contributes to the damage of the respiratory tract cells. और कौन से सेल्स पे इफेक्ट करते हैं? ciliated bronchial epithelial cells. It has a membrane associated protein P1 which functions as cytoadhesin, ठीक है। सो जो ये cytoadhesin है, ये अटैच करवाती है इसको, अटैच होके they're not going to invade the cell, but they're going to release the toxin, and they're going to block the ciliary motion of the respiratory epithelial cells. Patches of affected mucosa desquamate, leading to inflammatory response and necrosis. The exotoxin is released, which functions by ADP ribosylation and causes extensive vacuolization of the host cells. देन क्लिनिकल फीचर्स में क्या चीजें होती हैं? ग्रेजुअल ऑनसेट है डिजीज का, नॉन प्रोडक्टिव कफ है, सोर थ्रोट हो सकता है, ईयर एक भी हो सकती है, देयर कैन बी स्मॉल अमाउंट ऑफ स्प्यूटम जो व्हाइटिश हो सकता है, नॉट एसोसिएटेड विद ब्लड, yes, it is not associated with blood, there can be small amount of sputum. Constitutional symptoms: fever, headache, malaise, myalgias are pronounced. Patchy infiltrate seen in the patient's chest X-ray. तो ये एक डायग्नोसिस के ये आप कह सकते हैं कि दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल कि पेशेंट के चेस्ट एक्सरे में आपको पैची इन्फिल्ट्रेट्स नजर आएंगे. डिजीज रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली इन 10 to 14 days. In addition to pneumonia, Mycoplasma pneumoniae also causes bronchitis. ठीक है. So coming towards the lab diagnosis, इसमें आपने ये याद रखना है कि it can be grown in the lab on the artificial media, ठीक है, लेकिन इसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स कॉम्प्लेक्स होती हैं, कुछ काफी लिपिड्स और सब्सटेंसेस इनको रिक्वायर्ड होती हैं. दे ग्रो स्लोली, ठीक है, और इनकी जो कॉलोनीज हैं उनको विजिबल होने के लिए कम से कम भी 1 हफ्ता लगता है. और जो कॉलोनीज हैं इनकी स्पेसिफिक किस्म की शेप होती है जिसको हम कहते हैं फ्राइड एग शेप. इसमें क्या है डिफरेंट? इसमें एक रेज सेंटर है और आउटर एजेस जो है वो थिनर है, ठीक है, और स्पेसिफिक मीडिया पे ये ग्रोथ शो करते हैं. ये देखें, ये फ्राइड एग वाली कॉलोनीज ये लास्ट टाइम हमने देखी थी, ठीक है, और मेरे ख्याल है अब आपको याद भी होंगी कुछ कुछ, ठीक है. तो ये याद रखिएगा कि ये एक और एमसीक्यू क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फ्राइड एग शेप कॉलोनीज are characteristic of which bacteria, ठीक है. तो जो डिफरेंशिएटिंग टेस्ट है ना वो जरूर याद रखने होते हैं आपने, ठीक है. सो नेक्स्ट इज द कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट. इसमें आपने क्या देखा था कि जो इसके अगेंस्ट जो आईजीएम ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं, ठीक है, और ये मिस्टेकनली ये टारगेट कर लेती हैं ओ टाइप आरबीसीज को,
और जो लोअर टेम्परेचर्स हैं जैसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इन पे ये आरबीसीज को एग्लूटिनेट कर देती हैं या क्लम्पिंग हो जाती है आरबीसीज की। एज अ रिजल्ट दीज आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड बाय द बॉडी। ठीक है, तो ऑल्दो कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट जो है वो 100% स्पेसिफिक इसी बैक्टीरियम के लिए नहीं है, कुछ और केसेस में भी ऑब्जर्व हो सकता है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वगैरह में भी समटाइम्स आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टिल ये जो है ना, अगर ये क्लिनिकल पिक्चर के साथ को रिलेट करता हो तो फिर हम इसको ऑब्वियसली हम इसको ऑथेंटिक मानेंगे। The cold agglutination test is non-specific. False positive results occur in influenza virus and adenovirus infections. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरे वायरसेस में भी इस तरह का टेस्ट रिजल्ट हो सकता है। But the diagnosis of Mycoplasma pneumoniae infection can be confirmed by four-fold or greater rise in specific antibody titer in the complement fixation test. ठीक है, तो आपका अगर इस तरह का कोई टेस्ट, अगर इस तरह का कोई रिएक्शन आप ऑब्जर्व करते हैं तो फर्दर आपने क्या करना है, आपने कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन का रिजल्ट भी देख लेना है साथ। ट्रीटमेंट के लिए देयर इज एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, लेवोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, डिफरेंट ड्रग्स हैं, लेकिन पेनिसिलिन और सेफ्लोस्पोरिन्स कभी भी इन पेशेंट्स को आपने नहीं देनी है, क्योंकि वो इफेक्ट नहीं करेंगी। व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव अ सेल वॉल एंड दीज ड्रग्स दे एक्ट ऑन द सेल वॉल। इसमें से ये एक और स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखने वाली, टेस्ट के हिसाब से भी और फाइनल एग्जाम के हिसाब से भी। माइकोप्लाज्मा होमिनिस ये क्या करता है, पोस्टपार्टम पोस्ट एबॉर्टल फीवर, पीआईडी, और इसका ट्रीटमेंट है डॉक्सीसाइक्लिन। यूरिया प्लाज्मा यूरिलाइटिकम 20% ऑफ केसेस ऑफ नॉन गोनोकोकल नॉन क्लेमिडियल यूरिथ्राइटिस। ठीक है, तो अब ये एक और टर्म आ गई आपके पास, ठीक है ना, एनजीएनसी यूरिथ्राइटिस। वो क्या था, एनजीयू। एनजीयू क्या था, नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस, और उसका कॉज क्या था, क्लेमिडिया। ठीक है, यहाँ पे नॉन गोनोकोकल नॉन क्लेमिडियल यूरिथ्राइटिस, यानी कि गोनोकोकल भी नहीं है, क्लेमिडियल भी नहीं है। ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से गोनोकोकल इज देन मोस्ट कॉमन, देन क्लेमिडिया। ठीक है, और थर्ड पे हमारे पास क्या आता है, यूरिया प्लाज्मा यूरिलाइटिकम। ठीक है, इसके अलावा एंडोमेट्रियाइटिस करते हैं, देन वुमेन विद प्रीमेच्योर लेबर, लो बर्थ वेट बेबीज, इनमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, और माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम ये भी एनजीयू का कॉज है। नॉन गोनोकोकल जो यूरिथ्राइटिस है उसमें जो कॉमन कॉजेज हैं उनमें से एक क्लेमिडिया है और दूसरा माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम है। ठीक है, और नॉन गोनोकोकल नॉन क्लेमिडियल यूरिथ्राइटिस के दो कॉजेज यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसमें एक यूरिया प्लाज्मा है और एक माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम है। ठीक है, और इसके अलावा पीआईडी, सर्विसाइटिस, और यहाँ पे डॉक्सीसाइक्लिन इफेक्ट नहीं करेगी, तो यहाँ पे आपने एजिथ्रोमाइसिन देनी है। सो हमने जो है इस लेक्चर में हमने 2 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। बेसिकली वी वर स्टडिंग क्लेमिडिया, एंड सिंस वी हैड अ लिटिल टाइम सो हमने इसके साथ साथ माइकोप्लाज्मा जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट या मोटे मोटे पॉइंट्स रिवाइज कर लिए हैं। सो आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया अब हो गया होगा कि इसमें से किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। क्लेमिडिया में से उसका लाइफ साइकिल जरूर कीजिएगा, उसकी क्लासिफिकेशन जरूर कीजिएगा, उसका लैब डायग्नोसिस जरूर कीजिएगा और प्रिवेंशन जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह माइकोप्लाज्मा में टिपिकल और एटिपिकल निमोनिया क्या होता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा को आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं दूसरे बैक्टीरिया से और लैब में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और ये जो लास्ट वाली स्लाइड है इसको आपने जरूर कंसिडर करना है, ये एमसीक्यूज टाइप की स्लाइड है। ठीक है, so with this we come to an end of the lecture and see you all tomorrow inshallah. कल हम पढ़ेंगे spirochetes which is the only chapter left in gram negative bacteria, and after that we will come to an end, the gram negative will come to an end. Okay, okay, so Allah Hafiz, see you tomorrow inshallah.